हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। आज मैं एक बार फिर आप लोगों को उपस्थित हूँ। मैं आज जियोग्राफी पढ़ाऊँगा। आज क्लास नंबर फर्स्ट है। तो मैं सबसे पहले मैं बता दूँ, क्लास 11th के एनसीईआरटी से मैं लेके टॉपिक आया हूँ। भौतिक भूगोल के बारे में आप लोगों के सामने चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि भौतिक भूगोल के बारे में क्लास 11th एनसीईआरटी, यानी ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर एक एग्जाम में बनते हैं। यूपीएससी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, हर तरह से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्योंकि हमें ये पढ़ना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं में क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं, हम किन किन चीज़ों का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या कैसे कैसे पदार्थ आते हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, जो भी मटेरियल वगैरह जो भी पदार्थ होते हैं किन किन रूपों में पाए जाते हैं, उन रूपों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आई बस समझ में। तो मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के लेकर मैं एक टॉपिक को लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊँगा भौतिक भूगोल है, यानी क्लास 11 का एनसीईआरटी है। तो मैं आज आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में, यानी उसके अंदर क्या क्या क्रियाएँ हो रही हैं, समझ में आ रहा है, क्या क्या गतिविधियाँ हो रही है, कैसे कैसे कौन से मटेरियल पाए जाते हैं, सब चीज़ों के बारे में, ज्वालामुखी से उद्गार से लगाई, मैं बहुत सी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के आवश्यक क्या क्या स्रोत है, मैं इसके बारे में चर्चा करूँगी। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के ज्ञान में क्या क्या स्रोत का हम उपयोग करते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ। समझ में आ रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बताऊँगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ज्ञान का स्रोत, देखिए जो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं में ज्ञान के क्या क्या स्रोत है, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसमें दो तरह के स्रोत पाए जाते हैं। अब कौन कौन से स्रोत होते हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला होता है प्रत्यक्ष स्रोत। क्या होता है? प्रत्यक्ष स्रोत। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष स्रोत। समझ गया? अब देखिए होता क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में भी दो स्रोतों को लेके चलना है, आसानी से हम इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक, कौन कौन से स्रोत होते हैं? एक प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा क्या होता है? अप्रत्यक्ष स्रोत। मैं प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोत के भी बारे में भी इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। पहले मैं आप लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के ज्ञान के बारे में क्या क्या स्रोत होते हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के ज्ञान के पहला हम क्या देखेंगे? प्रत्यक्ष, दूसरा क्या देखेंगे? अप्रत्यक्ष स्रोत। आइए समझ में। अब मैं आप लोगों को टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए ये जो प्रत्यक्ष जो स्रोत होता है, मैं आप लोगों को प्रवेदन और ज्वालामुखी दो तरह के होते हैं। आप लोग ड्रिलिंग का नाम सुनेंगे प्रवेदन के बारे में। प्रवेदन होता क्या, जैसे पृथ्वी की सतह से हम अंदर की ओर जाते हैं, समझ में आ रहा है, सतह से कहाँ जाते हैं? अंदर गहराई में जाते हैं। और हम उसमें क्या करते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, हर चीज़ का हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रही है, हर चीज़ों का हम गहन अध्ययन करेंगे। तो वो क्या रहता है? प्रवेदन। समझ में आ रहा है। पहला क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष स्रोत में प्रवेदन, और दूसरा क्या हो जाए? ज्वालामुखी। समझ में आ रहा है, कहना हो जाए ज्वालामुखी से हम इसको, जो ज्वालामुखी से निकलने वाली जो मैग्मा तत्व पदार्थ होता है, अर्ध तरल पदार्थ, तो क्या होती है? मैग्मा के रूप में क्या होती है? बाहर आती है। उस जब ठंडा होती है तो लावा का रूप ले लेती है, तो सबको पता है। उस लावा के लिए चट्टानों का हम अध्ययन कर सकते हैं, जिससे हम ये बता सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं। आई बात समझ में। तो ये जो प्रत्यक्ष स्रोत में हम क्या क्या देखें, पहला हम लिखेंगे प्रवेदन, ड्रिलिंग। क्या होता है? प्रवेदन। इसको हम कहते हैं ड्रिलिंग करते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिलिंग। आई बात समझ। प्रवेदन को हम क्या कहते हैं? ड्रिलिंग। और इसका दूसरा क्या होता है? ज्वालामुखी। क्या होता है? ज्वालामुखी। वोल्केनो। क्या होता है? वोल्केनो। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। अब देखिए होता क्या है, प्रत्यक्ष स्रोत में मैंने प्रवेदन और ज्वालामुखी, इसमें दो होते हैं। प्रवेदन को मैंने बताया कि पृथ्वी की सतह से, यानी हम सतह से ऐसे प्रवेदन यही होता है। ड्रिलिंग जो होती है, देखिए
ये मेरा पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह का तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम सतह से जैसे हम क्या केंद्र की ओर जाएंगे, समझ में आ रहा है? कहाँ तक? गहराई में जाएंगे। समझ में आ रहा है? कहाँ तक जाएंगे? गहराई में। यानी जब गहराई में जब चलेंगे हम इसमें क्या क्या चेंजेस देखेंगे, मैं इसका हम अध्ययन करेंगे। क्या? गहराई में। गहराई के साथ क्या क्या इसमें चेंजेज हो रहा है, बस समझ में। जब गहराई के साथ इसमें क्या क्या चेंजेज होगा उसका हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। आई बस समझ में। तो हम इसमें ये देखेंगे कि गहराई के साथ टेम्परेचर में क्या परिवर्तन हो रहा है, प्रेशर में क्या परिवर्तन हो, इसकी डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इन सब चीजों का जब अध्ययन करेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रवेदन कहते हैं। समझ में आ रहा है? और पृथ्वी की जो सतह का तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस होता है। आई बस समझ में। तो मैंने एक प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में, प्रवेदन और ये ज्वालामुखी के बारे में, उद्गार के बारे में बताऊंगा। अब अप्रत्यक्ष स्रोत में क्या क्या आते हैं मैं आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। तो अप्रत्यक्ष स्रोत में हम क्या देखेंगे? जो दाब ताप गहराई के साथ जो परिवर्तन होगा क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष स्रोत। यानी हम क्या देखेंगे? दाब को देखेंगे। क्या देखेंगे हम? ताप, दाब और घनत्व। तीन चीजों को पहले में हमको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? ताप, दाब और क्या? घनत्व। आई बात समझिए। जब ये ताप, दाब और घनत्व को हम देख लेंगे उसके बाद हम क्या देखेंगे? ये ताप, दाब, घनत्व देखेंगे। समझ में आ रहा है? भौतिक प्रक्रिया। समझ में आ रहा है? ये भौतिक प्रक्रिया, क्योंकि हम दाब, ताप और डेंसिटी को देखेंगे। उसके बाद से हम क्या देखेंगे? गुरुत्व। गुरुत्व के कारण भी कुछ होता है, मैं आप लोगों को इसके बारे में चर्चा करूंगा। क्या देखेंगे? गुरुत्व। क्योंकि हम देखेंगे इक्वेटर पे गुरुत्व चेंज हो रहा है और विषुवत से हम क्या देखेंगे? ध्रुवों तक हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं गुरुत्व के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में चर्चा करूंगा। समझ में आ रहा है? आप 1% कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस टॉपिक से। इसके बाद आप लोग भूगोल पढ़िएगा, कहिएगा। आई बात समझ में। तो मैं गुरुत्व के बाद अब मैं आप लोगों को भू चुंबकत्व के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। क्या चर्चा करूंगा? भू चुंबकत्व। अब मैं इसको भू चुंबकत्व के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। उसके बाद से उल्का पिंड। क्या होता है? उल्का पिंड। हमारी पृथ्वी क्या होती है? दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। समझ में आ रहा है? नॉर्थ और साउथ के बारे में, इसके बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि हम केंद्र में जाएंगे ना, तो आप लोगों ने पढ़ा सीमा सियांग नीफे। तो नीफे जो होता है यानी निकिल और फेरा, जो लोहे का जो होता है, अंदर क्या होता है? एक मैग्नेट की तरह हमारी अर्थ क्या होती है? बिहेव करती है। इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। उल्का पिंड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। समझ में आ रहा है? यानी क्या होता है? आप लोगों ने नक्षत्र मंडल के नाम सुने होंगे। नक्षत्र मंडल यानी उल्का पिंड के बारे में और भी चीज़ों के बारे में। वो क्या होते हैं? पृथ्वी पर जैसे वो क्या करेंगे, आएंगे तो सबसे पहले अर्थ के ऊपर क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर को हम क्या कहते हैं? द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ कोल्ड एयर। आई बात समझ में। यानी वायु से घिरा हुआ क्या होता है? वायुमंडल का सतह होता है। तो जो भी उधर से जो आते हैं, जैसे बड़े बड़े जो पिंड होते हैं वो क्या करते हैं? उसमें आते हैं तो वायुमंडल में क्या होते हैं? रगड़ खाते हैं। रगड़ खाने के बाद घिस जाते हैं। अगर मान लीजिए लुप्त हो गए, वहीं पे वायुमंडल में समाप्त हो सकते हैं। जैसे हम टूटता हुआ तारा हम देखते हैं। समझ में आ रहा है? तो लोग कहते हैं अपने सपने को पूरा कर लो। अरे वो तो बेचारा खुद जल रहा है, और जले हुआ आदमी क्या करेगा? तो सबसे पहले मैं यही उल्का पिंड होता है। जैसे पृथ्वी पर अगर गिर गया तो वो क्या हो जाएगा? उल्का पिंड हो जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊँ। यानी ताप, दाब, घनत्व, गुरुत्व, भू चुंबकत्व और उल्का पिंड के बारे में मैंने यहाँ तक मैं आप लोगों को इसके बारे में। और एक छूट रहा है क्या? भू विज्ञान, जिस सिस्मोलॉजी कहते हैं उसको। क्या छूट रहा है? भू विज्ञान। भू विज्ञान ब्रैकेट में हम सिस्मोलॉजी लिख देना। आई बात समझ में। तो इन चीजों के बारे में हम क्या करेंगे? इसका स्टडी करेंगे। अब देखिए इसमें अब अप्राकृतिक में क्या क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अप्राकृतिक में क्या होता है? हम ड्रिलिंग को ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ड्रिलिंग यानी प्रवेदन को ले लेंगे और दाब, ताप, घनत्व को ले लेंगे। तो ये सब जितने आ जाएंगे क्या? अप्राकृतिक में आ जाएंगे, अप्राकृतिक स्रोत में आ जाएंगे। आई बात समझ में। मैं यहाँ नीचे ऐसे साइड में लिख दे रहा हूँ। अप्राकृतिक, समझ में, ये स्रोत होते हैं। बाकी सब क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक हो जाएंगे। अप्राकृतिक में क्या आएगा? प्रवेदन, क्योंकि ज्वालामुखी में क्या होती है? प्राकृतिक होती है। गुरुत्व, भू चुंबकत्व, उल्का पिंड और भू विज्ञान, ये सब क्या होते हैं? सब नेचुरल होते हैं। बाकी हम लोग क्या देखेंगे? ताप, दाब, घनत्व और ये क्या देख देंगे? प्रवेदन। ये क्या हो जाएगा? अप्राकृतिक हो जाएगा, मानव निर्मित। यानी हम सुरंग भी करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे तो वो भी देखेंगे। टेम्परेचर, दाब और घनत्व जो भी अध्ययन करेंगे हम क्या देखेंगे? अप्राकृतिक। आई बात समझ में।
तो अप्राकृतिक में क्या क्या आते हैं, मैंने आप लोगों को क्या क्या लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं प्रवेदन, उसके बाद से मैं क्या लिख दूं ताप, उसके बाद दाब, उसके बाद क्या लिख दूं घनत्व। नोट कर लीजिए। आई बात समझ में? इसको नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन था, सर कालिक संश्लेषण क्या होता है? तो भाई आप लोगों को कालिक संश्लेषण के बारे में बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। तो मैं अभी आप लोगों को कालिक संश्लेषण के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों को इसके बारे में जिसे मैं बता दे रहा हूँ शॉर्टकट में, आप लोग समझ जाएंगे। कालिक संश्लेषण, आई बात समझ में? ये होता क्या है, ध्यान से समझिए कि बहुत अच्छी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होती है जो कालिक संश्लेषण होता है। तो मैं कालिक संश्लेषण के बारे में आप लोगों को चर्चा करने, जैसे मान लीजिए मेरा आर्क है, सपोर्ट है, सपोर्ट डेट क्या है, अर्थ, हमारी क्या है पृथ्वी। अब देखिए जो मेरा अर्थ है, कालिक संश्लेषण हम निकालेंगे कैसे, इसको मैं 4 विभिन्न स्थानों में क्या करूँ डिवाइड कर दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? मैं एक अलग अलग नाम लिख रहा हूँ, इसको हम ए लिख दूँ, इसको बी लिख दूँ, ए सी हो गया, क्या हो गया डी हो गया। इसको मैंने 4 भागों में बांट दिया, ये हमारी क्या है अर्थ है। अब हम करेंगे क्या, एक ही स्थानों पर, समझ में आ रहा है, एक ही स्थानों पर अलग अलग समय पर हम क्या करेंगे, तापों का एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एक ही स्थानों पर, समझ में आ रहा है क्या निकालना है, एक ही स्थानों पर अलग अलग समय में हम तापों का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। क्योंकि हमने ये जो स्थान ए है और ये स्थान क्या है बी है, तो हम ये नहीं कि हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, हम केवल ए बनाएंगे। समझ में आ रहा है? ए पे केवल हम टाइमिंग को क्या करें, चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत क्या करेंगे इधर उधर करेंगे, तब हम उसका क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? किसका एवरेज निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, एक ही स्थानों पर अलग अलग समय में क्या निकालना है, तापों का हम क्या निकालना है, औसत निकालना है। वही हमारा क्या कहलाता है, कालिक संश्लेषण कहलाता है। आई बात समझ में? तो हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक, यहाँ पे जनवरी है, यहाँ पे क्या जनवरी, यहाँ पे क्या फरवरी, ये क्या हो गया मार्च, ये क्या हो गया अप्रैल। अब देखिए मैंने स्थान को यानी समय को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया मैंने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। समझ में आ रहा है? यानी हमने क्या किया, स्थान को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, समझ में आ रहा है? समय के साथ हम क्या करें, स्थानों पर हम देख लेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। समझ में आ रहा है? जब इन पूरे का हम एवरेज निकाल लेंगे तो हम उसी को हम क्या कहेंगे, कालिक संश्लेषण। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज, एवरेज को हम क्या मान लेंगे, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। आई बात समझ में? इसी को हम क्या कहते हैं, कालिक संश्लेषण कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर हम क्या करेंगे, तापों को देखेंगे और उनका क्या निकालें, एवरेज टेम्परेचर निकालना है। उसी को हम क्या कहते हैं, कालिक संश्लेषण। आई बात समझ में? यहाँ तक मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। एक ही स्थान पर अलग अलग समय में हम क्या निकालना है, एवरेज टेम्परेचर। अब हम क्या देखेंगे, एवरेज टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, कालिक संश्लेषण कहेंगे। कालिक संश्लेषण कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ रहा हूँ।
अब मैं आप लोगों को चल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आगे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्या क्या होता है इसके बारे में, समझ में आ रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि हमने प्रवेदन के बारे में, क्या प्रवेदन के बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आगे मैं आप लोगों को चर्चा करूँगा। तो मैंने क्या बताया था कालिक संश्लेषण में, कालिक संश्लेषण। अब देखो इसमें एक छोटा सा फार्मूला होता है, उस फार्मूले को लेके चल रहे हैं, समझ में आ रहा है। एक मैं सपोर्टेड मान लूँ, ये क्या है प्लेस, प्लेस को हम क्या मान लें, ABCD मान सकते हैं, समझ में आ रहा है। चाहे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी होता है उसको गहराई ऐसे हम मान सकते हैं, समझ में आ रहा है। मैंने स्थानों को देखा था, मैं ऐसे देखूंगा, मान लो एक लेंथ हो गया, लंबाई हो गया, समझ में आ रहा है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, ब्रेक, लंबाई चौड़ाई और क्या लिखा है ऊंचाई, और ये क्या लिखा, ये क्या हो जाएगा गहराई। तो हमने क्या, इसके मतलब क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या गहराई को हम लेके चलें। और यहाँ पे लिख दो टाइम, क्या लिख दो टाइम, टाइम को हम क्या मान लें टी। अब हम क्या करें, जैसे जो प्लेस आई बस समझ में, जो प्लेस यानी हम आसानी से हम कर सकते हैं प्लेस प्लस टाइम। अगर हम प्लेस और टाइम को हम क्या करें, समाकलित कर लें, क्या करना है, समाकलित कर लें। हमने क्या किया, स्थान और समय को क्या किया, हमने समाकलित कर दिया, आई बस करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करते हैं, आई बस समझ गए। मैंने क्या बताया कि यदि प्लेस और टाइम है, यानी हम इन चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो हम आसानी से हम इसको आसानी से हम ऐसे हम लिख सकते हैं, आई बस समझ गए, ऐसे हम लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे हम इसको चेंजेज में दिखाएंगे, आई बस समझ में। अब मैं आप लोगों को आगे चल रहा हूँ इसके बारे में, अब मैं आप लोगों को आगे चल रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, सबसे पहले मैंने प्रवेदन गहराई की, अब मैं बताऊंगा पृथ्वी की सतह से हम केंद्र अंदर की ओर जाते हैं तो क्या क्या चेंजेज होते हैं, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और वॉल्यूम पे क्या चेंजेज होते हैं। मैं इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यहाँ से आपको टॉपिक स्टार्ट हो गया बहुत अच्छे तरीके से, आई बात समझ। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या अर्थ, ये ऊपर का हम सतह, इसको हम क्या कहते हैं सतह। अब सतह से हम कहाँ से ले जाए, अंदर चले, कहाँ तक, गहराई में। अब देखिए इसमें होगा, जब हम गहराई में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, गहराई में, इसको लिख दें प्रवेदन। तो पहले हम प्रवेदन के बारे में पढ़ेंगे। सतह से हम कहाँ से ले जाएंगे, ड्रिलिंग, मतलब ड्रिलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। हम सतह से, पृथ्वी की सतह से हम कहाँ चले जाएं, गहराई में। अब देखिए जब गहराई में जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा हमारा बढ़ेगा, तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए तापमान तो बढ़ रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं। सोचिए पूरा बाहर ऊपर है, क्योंकि हम जिसे अंदर जाएंगे ऊपर से क्या पड़ेगा, प्रेशर तो पड़ना चाहिए। तो तापमान गहराई के साथ साथ क्या हो जाएगा, दाब भी बढ़ेगा, यानी दाब में तापमान में वृद्धि वृद्धि करेगा, लेकिन क्या होगा, प्रेशर में भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, यानी क्या, दाब। गहराई के साथ क्या क्या चेंजेज होगा, दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। तापमान के साथ साथ क्या बढ़ेगा, दाब, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ये प्रक्रिया कब होगी, जब हम कहाँ जाएंगे, गहराई में। जब मैं गहराई में हम लोग जाएंगे, जब हम लोग गहराई में जाएंगे, तापमान और दबाव में क्या, अब देखिए मैं क्या बताया, हम सतह से क्या है, धीरे धीरे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। इसमें ये पता चलेगा कि क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, और ऊपर से क्या पड़ा है, प्रेशर भी क्या हो रहा है, ऊपर से बढ़ रहा है। आई बात समझ में, ठीक।
अब क्या है, तापमान बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा गहराई के साथ साथ। आई बात समझ में? ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। अब आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, आप लोगों ने द्रव्यमान का नाम सुना होगा। क्या द्रव्यमान का नाम? सबसे पहले हम द्रव्यमान होता क्या है इसके बारे में चर्चा करूंगा, डेंसिटी के बारे में चर्चा करूंगा, तब धीरे धीरे मैं आप लोगों को क्या करूंगा, आगे की तरफ ले जाऊंगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को द्रव्यमान के बारे में बता दूं। एम का नाम आप लोगों ने सुना हो। कोई पूछे कि मास क्या होता है, व्हाट इज मास, द्रव्यमान क्या होता है। जैसे मान लीजिए कहा देगा कि 1 किलो आलू लाना है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 किलो 1 केजी बोल देते हैं, 1 किलोग्राम आलू ला रहे हैं। हम ये नहीं कहते 1 किलोग्राम बाहर का आलू ला रहे हैं। आई बात समझ में? द्रव्यमान क्या होता है, पदार्थ की क्या होती है, मात्रा होती है। द्रव्यमान क्या होती है, पदार्थ की मात्रा होती है। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा क्या होती है, द्रव्यमान होती है। क्या होती है, पदार्थ की मात्रा। तो हम क्या जानते हैं, W बराबर क्या होता है, mg। W बराबर क्या होता है, mg होता है। तो हम क्या कहेंगे, 1 किलोग्राम बाहर के क्या निकाल रहे हैं, आलू लाए हैं। समझ में आ रहा है? तो हम ऐसे सही रूप ये होता है। एक किलोग्राम बाहर की आलू लाए। आई बस समझिए, एक हो जाएगा W बराबर mg। अब हम आप लोगों को ये चीज करूंगा, D बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर, यानी D बराबर क्या होता है, m/v। समझ में आ रहा है? D बराबर m/v, यानी घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। इसके बारे में हम आप लोगों को चर्चा करूंगा। तो मैंने क्या क्या बताया था यहाँ से, यानी सतह से हम गहराई में अंदर तक जाएंगे। समझ में आ रहा है? सतह से हम क्या एकदम अंदर तक जाएंगे, सबसे अंदर तक जाएंगे। सुरंग का निर्माण किया गया, एक सुरंग बनाया गया, सुरंग का निर्माण क्यों किया गया, क्योंकि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए क्या किया गया, सतह से गहराई यानी सुरंग निर्माण किया गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का हम अध्ययन कर सकें। तो उससे सबसे पहले मैं बताऊँ, सबसे गहरी सुरंग दक्षिण अफ्रीका में है। सबसे गहरी सुरंग कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका की सोने की खान। सबसे गहरी सुरंग क्या है, दक्षिण अफ्रीका की सोने की खान। उस सुरंग को कहते हैं रॉबिन्सन गर्त कहते हैं। ये जो रॉबिन्सन गर्त है 5 किलोमीटर गहराई तक क्या किया गया, खोदा गया था। आई बात समझ में? तो एक सुरंग जो बनाया गया, सबसे पहले हम इसका अध्ययन सबसे पहले सबसे पहले सुरंग कहाँ किया गया था, मैं आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो सबसे गहरी सुरंग, सबसे गहरी सुरंग, माइनिंग ये जो फार्मूला आप लोगों को सामने लिखवा भी आगे आप लोगों को यूज होगा। आई बात समझ में? इसलिए पहले मैं इन चीजों के बारे में बता दिया, भार, द्रव्यमान, डेंसिटी, दाब, अभी आगे मेल्टिंग पॉइंट भी है। समझ में आ रहा है? तो मेल्टिंग पॉइंट को भी तो सबसे गहरी सुरंग, समझ में आ रहा है, कहाँ पे, सोने की खान था। सबसे गहरी सुरंग कहाँ पे, अफ्रीका में। अफ्रीका में क्या, सोने की खान। उस सुरंग का नाम क्या था, मैं आप लोगों को बता दूं, रॉबिन्सन गर्त। क्या था, रॉबिन्सन गर्त था। यहां लिख दे रहा हूं, ये क्या था, रॉबिन्सन गर्त। कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। किसी ने खोदा गया था, हम पृथ्वी की आंतरिक सतह की जानकारी ले सके। समझ में आ रहा है? लेकिन इससे 5 किलोमीटर की गहराई पे हम क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं? नहीं हो पाएगा ना। तब हुआ क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को भाग के अध्ययन करने के लिए आर्कटिक क्षेत्र ने रसिया का क्षेत्र था। आर्कटिक क्षेत्र क्या था, रसिया का कोला प्रायद्वीप में 5 के बजाय कितने किलोमीटर किया गया, 12 किलोमीटर। आई बात समझ में? 5 के बजाय कितने किलोमीटर किया गया, 12 किलोमीटर। क्यों किया गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन करने के लिए। ये पहला था, ध्यान दीजिएगा। अब ये दूसरा था, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के ज्ञान के लिए
ध्यान के लिए। कहाँ पे किया गया था मैंने बताया, क्या क्या बताया था, कोला प्रायद्वीप, रसिया, कोला प्रायद्वीप, समझ में आया। और ये कोला प्रायद्वीप किसका क्षेत्र है, रूस का क्षेत्र है। अब पहले तो रॉबिन्सन के जो गर्द किया गया था अफ्रीका में, सोने की खान था, सबसे गहरी सुरंग माना जाता था, लेकिन इससे पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का जो पर्याप्त ज्ञान था हो नहीं पाया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को ज्ञान प्राप्त करने, कोला प्रायद्वीप रूस का क्षेत्र है, समझ में आना। तो रूस के क्षेत्र में क्या किया, 12 किलोमीटर, यानी कोला प्रायद्वीप है रूस का, लेकिन ये क्या आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है, समझ में आ रहा है। ऊपर में लिख दे रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखिए, आर्कटिक क्षेत्र, अनार्कटिक नहीं है, आर्कटिक क्षेत्र है, यानी ये कोला प्रायद्वीप यानी रूस के आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब ये पहले तो 5 किलोमीटर था, अब क्या हो गया, 12 किलोमीटर हो गया, समझ में आना। ये क्या हो गया, 12 किलोमीटर गहराई की गई। नोट कर लीजिए इसे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ चीजों के बारे में और बता दूं। पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6371। ये कोर का सबसे आंतरिक सबसे निचला भाग, क्योंकि हम जब इसको मैं यानी ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, समझिए पहले ये हमारी पृथ्वी है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे करके ऐसे काट के हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। हम इसका शेप हम ऐसे बना लेंगे, आई बात समझिए, ऐसे बना लिए ऊपर वाला, और हम इसको 3 परतों में बांट लेंगे। आगे जब हम पढ़ेंगे ये कैसे कैसे होगा, मैं आप लोगों को जब भूकंप के बारे में पी वेव एस वेव पढ़ाऊंगा, यानी भूकंपीय छाया क्षेत्र जो होता है उसके अकॉर्डिंग बांटा गया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे मटेरियल कहाँ कहाँ मिल रहा है, कहाँ से मुड़ रहा है, कहाँ से आगे जा रहा है। तो पी वेव एस वेव के बारे में आप लोग चर्चा करूँगा, उसके बारे में आगे चर्चा करूँगा। तो ये जो मैंने ये क्या होता है, ऊपर का परत को हम कहते हैं क्रस्ट, क्या कहते हैं, क्रस्ट। ये वाला क्या होता है, मेंटल, और ये क्या होता है, कोर। तो कोर तक 6371, समझ में आ रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो कोर तक हम जाएंगे, सेंटर तक जाएंगे, तो पृथ्वी की जो रेडियस होती है क्या होती है, 6371। आगे मैं बताऊंगा, ये एसिड हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये लिक्विड किसके अनुसार, सीवेज के अनुसार। उसके बाद में ऊपर एक कोनराड वगैरह आएंगे, रिपेटी आएंगे, मोहू आएंगे, जो भी गुटेनबर्ग आएंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, इस पूरी सतहों को क्या क्या डिवाइड किया गया था, सीमा, निफेसियाल, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को आगे चर्चा करूंगा, समझ में आ रहा है। इस सब चीज़ों के बारे में आप लोगों का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, कॉन्टिनेंट कैसे कैसे क्या, द्वीपों का निर्माण, ज्वालामुखी उद्गार, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोग डिटेल, एटमॉस्फेयर के बारे में, यानी जियोग्राफी के मूल जो भी टॉपिक, भू संकलन के बारे में जो भी सीरियल से उस सीरियल से मैं आप लोगों को लेके चलूंगा, आई बात समझ में। तो मैं आप लोगों को, अभी मेरा मुद्दा है क्या है, पृथ्वी की रेडियस है 6300 क्या है, 71 है।
कितना है 71। अब तक जो गड्ढा किया गया था कितना किया गया था कोला प्रायद्वीप में, कितना किलोमीटर 12 किलोमीटर। समझ में आ रहा है, मैंने आप लोगों को चर्चा किया। उसके बाद से मैं सबसे ज्यादा गड्ढा हुआ था, समझ में आ रहा है। आप लोगों को बता दूं, एक कटर है, एक क्या कतर, क्या कतर, दोहा कतर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब मैं बता दूं वहां पे क्या क्या गड्ढा किया गया, क्या है, क्योंकि वहां पे तेल वगैरह की ज्यादा मात्रा मिलता है, समझ में आ रहा है। तेल वगैरह यूएई वगैरह जो भी आते हैं, सऊदी अरब आ गया, इन सब चीजों में क्या तेल की मात्रा ज्यादा होती है, वहां पे ऑयल वगैरह क्या होती है ज्यादा निकलता है, समझ में आ रहा है। तो ऑयल वगैरह जब निकलता है तो वहां पे समझ में आ रहा है साहिल ऑयल वेल, क्या है साहिल ऑयल वेल, साहिल ऑयल वेल, आइए समझिए आप। ये क्या था कटर में साहिल ऑयल वेल, समझ में आ रहा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को ज्ञान करने के सबसे ज्यादा क्या किया गया था, क्या किया था साहिल ऑयल वेल में भी हुआ था, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, समझ में आ रहा है। उसके बाद मैंने आप लोग आर्कटिक प्रायद्वीप के बारे में बताया, क्या आर्कटिक प्रायद्वीप वो वाला मैं आर्कटिक प्रायद्वीप मैंने रूस वाला बताया, समझ में 12 किलोमीटर था। यानी इन चीजों से साक्ष्य मिले थे जिससे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का बारे में अध्ययन करना पर्याप्त था और नहीं भी था। लेकिन आगे जब मैं ज्वालामुखी उद्गार पढ़ाऊंगा तो उसके बाद से तब जाके आगे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो मैं आप लोगों को अब आगे पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को अब ये बता दूं, छोटा मोटा एक चीज है, ये मान लीजिए जैसे हमारी पृथ्वी है, अर्थ, समझिए। अब ये पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के क्या होता है अंदर से, ये जो भी उद्गार हो रहा है समझिए इसके बारे में, समझिए। ये पृथ्वी के ज्वालामुखी वाले सपोर्टेड में छोटा सा टिप्स आप लोगों को दे दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है। जब पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ रेडियो एक्टिव मटेरियल जो भी होते हैं वो क्या होंगे, पृथ्वी के अंदर जब टेम्परेचर क्या होते हैं गर्म होते हैं, और अंदर जब होता है जब तरल पदार्थ पिघला हुआ पदार्थ होता है, तप्त पदार्थ होता है, जिसको हम कहते हैं मैग्मा, क्या कहते हैं मैग्मा, जब पृथ्वी के अंदर होता है, समझ में आया। जब पृथ्वी के अंदर होगा तो उसको क्या कहेंगे मैग्मा। और जब ये गर्म होकर के क्या होगा भू प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट से क्या करेगा छिद्र के रूप में क्या हो जाए बाहर आ जाए, समझ में आ रहा है। और बाहर आकर के क्या हो जाए ठंडा हो जाए, बाहर आ जाए। अभी ये गर्म है, ये क्या है गर्म रहेगा, यानी अंदर पृथ्वी के अंदर रहेगा तो हम मैग्मा कहेंगे। जैसे ही बाहर आ जाए, समझ में आ रहा है, तो ये लावा, आप समझिए ये लावा के रूप ले लेता है। और इसका जो टेम्परेचर होता है ये क्या होता है 800 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है 800 डिग्री सेल्सियस क्या होता है इसका तापमान होता है। अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो लावा है, क्यों ना जो ये जो लावा है ज्वालामुखी क्रिया से जो हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये जो लावा का हम क्या क्या अध्ययन करना है, उसके ताप को अध्ययन करना, क्या निकालना है ताप का अध्ययन, ताप का अध्ययन, समझ में आ रहा है। इसका केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करें, केमिकल प्रॉपर्टी को हम अध्ययन कर लें, रासायनिक गुणों का अध्ययन कर लें, और इसके कंपोजिशन यानी संगठन का अध्ययन कर लें, तो हम ये बता सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या गतिविधियाँ, कैसे कैसे मटेरियल वगैरह पदार्थ वगैरह अंदर पाए जाते हैं। आई बात समझ में। तो हम इस लावा का हम क्या करेंगे अध्ययन करेंगे, और इस लावा के अध्ययन से यानी केमिकल कंपोजिशन, समझ में आ रहा है क्या निकालना, केमिकल कंपोजिशन का अध्ययन करना है इसमें। क्या निकालना केमिकल कंपोजिशन का हम क्या करना अध्ययन करना, जिससे हमको पता चल जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं। आई बात समझ में। ये नोट कर लीजिए, आगे मैं पढ़ रहा हूँ। नोट कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को आगे मैं आप लोगों को क्लास में जब चर्चा करूंगा तब मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैंने बता दिया कि इस लावा को हम क्या कर लें अध्ययन कर लें, समझ में आ रहा है। अब मैं आप लोगों को आगे चर्चा करूंगा, एक अच्छा सी टॉपिक है आगे छोटा मोटा। सबसे पहले मैंने बता दूं डी बराबर क्या होता है,
एम अपान बी। अब आ गया इसका यूज, घनत्व बराबर, आसानी से हम ऐसे हम इसको बना सकते हैं। ये एम से माउंटेन, बी से क्या हो जाएगा वैली। समझ में आ रहा है, डी बराबर क्या हो जाएगा एम अपान बी। आई बात समझ में। अब मैं बता दे रहा हूँ, अब दो मटेरियल ले लीजिए आसानी से, इसको मिटा करके। देखिए अब आप लोगों के सामने क्या है, डी बराबर एम अपान वी। एम मान लें ये बी मान लें, मैं सपोर्टेड ऐसा आप लोग सपोज कर सकते हैं, मान सकते हैं, आप लोगों को समझने के ऊपर है। समझ में आ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, डी बराबर द्रव्य घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। आप लोग एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देना, एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग समझिएगा। आई बस समझ में, एक छोटा सा मैं आप लोगों का एग्जांपल दे रहा हूं। आई बस समझ। जैसे मान लीजिए 1 kg लोहा, 1 kg रुई। अब देखिए 1 kg क्या हो जाएगा, काटन या रुई। आप सपोज कीजिए अगर हम 1 kg रुई को लेकर के ऐसे बना करके मारेंगे, चोट तो क्या चोट लगेगा, 1 किलो रुई से चला कर मारे तो उतना नहीं लगेगा। लेकिन वही अब 1 किलो लोहा अगर कोई चला के मार दे तो क्या हो जाएगा, चोट लग जाएगा, भयानक चोट लगेगा, मुंह सब फूट जाएगा। आई बात समझ में। तो 1 किलो लोहा 1 किलो रुई में, तो इससे अब यहाँ पे डेंसिटी का इफेक्ट पड़ता है, क्या होता है, घनत्व का। तो हम आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ, लोहा और रुई, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले किसी चीज पर आप लोगों को बता रहा हूँ, ये रुई है, समझ में आ रहा है, ये क्या है, रुई है। और एक छोटा सा मैंने ले लिया लोहा, समझिए, रुई, ये क्या है, रुई, ये क्या है, लोहा। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड अच्छी टॉपिक है। कैसे कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अध्ययन करेंगे तो इससे ही इफेक्ट पड़ेगा। अब हम रुई पर हम क्या करें, चारों तरफ से हम क्या करें, प्रेशर को लगाएं। आई बात समझ में। जब प्रेशर को क्या करें, चारों तरफ से फोर्स लगाएं, दाब को दे रहे हैं, यहाँ से भी फोर्स आ रहा है, यहाँ से भी प्रेशर लग रहा है, समझिए। एक चीज इसमें समझिए, इसका वॉल्यूम ज्यादा है कि इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम ज्यादा, आयतन क्या है, सबसे ज्यादा है। तो हम आसानी से कह सकते हैं जब वॉल्यूम जब बढ़ेगा, आई बात समझ में, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई बात समझ में, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई बात समझ में। जब क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो जाएगी, घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आयतन उसका क्या है, बड़ा है। आई बात समझ में। अब मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे लोहा का ठेम इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घनत्व तो बढ़ेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या है, कम है। आपको पता है कि चोट अब क्यों लगती है। तो अब सीधा सा रिलेशन यह होता है, किसी चीज का हम क्या करें, ऊपर से हम प्रेशर को बढ़ाएं, यानी एक सब क्या है, दाब है, ऊपर से हम क्या करें, प्रेशर लगा रहे हैं, ये सब क्या है, प्रेशर। समझिए, यानी ये भी प्रेशर है। इससे मैं मुझे ये बताने का तात्पर्य है कि पृथ्वी के अंदर जैसे हम गहराई में जाते हैं, सतह से हम क्या जाते हैं, गहराई में, कहाँ चले गए, ये सतह से हम क्या करें, गहराई में गए। तो हम गहराई में जाएंगे तो हमको ये मिलेगा कि प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब ये प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा। आई बात समझ में। और आगे क्या होगा मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, और इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई बात समझ में। तो मैं आप लोगों को ये बताने चाहता था कि यदि पृथ्वी की सतह से हम जैसे हम गहराई के में जाएंगे
तो दाब तो बढ़वे करेगा, ऊपर से प्रेशर पड़ेगा, वैल्यूम धीरे धीरे कम हो जाएगा और डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बबुआ, ऐसे समझ में आ रहा है। जब ये क्या हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ जाएगी। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, पी टी पी और बी में क्या होता है, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जब ये सब बढ़ जाएगा तो जनरली श्योर बात है कि क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़नी चाहिए। आई बात समझ में। अब इन तीनों में एक कॉमन चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, देखिए ये पी हो गया, ये क्या हो गया, पी हो गया। पी नहीं, मैं इसको टी मान ले रहा हूं, इसको मैं टेम्परेचर, प्रेशर और ये क्या देखो डेंसिटी, तीन चीजों के बारे में आप लोगों को एक चीज के बारे में आप लोगों को चर्चा कर लेना, क्योंकि हम जानते हैं गहराई में जाएंगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन किस चीज की, कौन सा चीज कम हो जाएगा, जो इसका जो वैल्यूम है, वैल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक चीज और बता दो, इस प्रेशर के बारे में आप लोगों को चर्चा कर दे रहा हूँ। ये जो प्रेशर होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने सुना होगा, जैसे मान लीजिए गुब्बारा वगैरह देखे होंगे आप लोग, गुब्बारा, क्या गुब्बारा, तो गुब्बारा में हम क्या करते हैं, गैसों को भरते हैं, समझ में आ रहा है। गैस क्या करता है, जब गुब्बारे में जाता है धीरे धीरे क्या करता है, उसकी सतह को क्या करता है, फैलाता है, यानी वैल्यूम आयतन को बढ़ाता है, समझ में आ रहा है। जब वैल्यूम उसका बढ़ जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे गुब्बारा हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने गैस भरा, पहले आयतन कम था, वैल्यूम कम था, गुब्बारा भरा, वैल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो उसमें अंदर से क्या हो रहा है, एक प्रकार का प्रेशर जा रहा है, अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर रिलीज हो रहा है। जब वो प्रेशर, आपको यानी प्रेशर की एक लिमिट होती है, एक प्रेशर की एक लिमिट होती है, क्योंकि अगर उस प्रेशर से अगर अधिक में चला, अगर मान लीजिए ज़्यादा प्रेशर लगा दे, जैसे गुब्बारा फूट जाएगा, समझ में आ रहा है। एक दाब की क्या होती है, लिमिट होती है, एक सीमा होती है। उस दाब की लिमिट की जो सीमा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक दाब कहते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। मैंने गुब्बारे का एग्जांपल आप लोगों को समझाया, क्योंकि गुब्बारा क्या होता है, वैल्यूम छोटा होता है, अगर उसमें गैस वगैरह जो अगर उसमें हम भरे नहीं तो क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वैल्यूम कम होगा, तो गुब्बारा जैसे उसमें गैस वगैरह भरा जाएगा तो वैल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैंने बताया कि एक सीमा तक, एक सीमा के अधिक क्या हो जाएगा, गुब्बारा फूटने का डर रहता है, यानी जो उसका जो प्रेशर होता है, एक लिमिट होती है, उस दाब पे क्या होता है, लिमिट होती है। एक सीमा से अधिक दाब हम नहीं दे सकते। एक सीमा से अधिक दाब नहीं दे सकते, इसको हम क्या कहेंगे, क्रांतिक दाब, क्रिटिकल प्रेशर, क्रांतिक दाब, समझ में, इसी को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल प्रेशर, इसी को हम क्या कहेंगे, क्रांतिक दाब कहते हैं। आई बात समझ में। अब मैं यहाँ तक इस क्लास को समाप्त करता हूँ, उसके बाद से मैं आप लोग को जब वोल्केनो वगैरह जब पढ़ाऊंगा, इसके बारे में आप लोग को चर्चा करूंगा। एक छोटा सा टॉपिक, एक चीज मैं और एक बता दे रहा हूँ, आई बात समझ में। उसके बाद से मैं वोल्केनो लेके चालू कर लूँगा। अब समझिए, यहाँ पर छोटी सी चीज है, मान लीजिए दो गैस हैं, दो प्रकार के गैस हैं। एक गैस क्या है, फैला हुआ है, दूर दूर, इसकी मॉलिक्यूल क्या है, बहुत दूर दूर है, और एक छोटा सा है, इसमें मॉलिक्यूल क्या एकदम पास पास है, समझ में आ रहा है, गैस है। तो जनरली सी बात है, जहाँ भी मान लीजिए अगर टेम्परेचर की, मान लीजिए अगर सपोर्टेड में 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कम ताप, समझ में आ रहा है, कम अगर टेम्परेचर कम मिलेगा तभी ऊष्मा का क्या होगा, आदान प्रदान हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो कभी भी पूछता है, ताप नहीं जाता, ताप स्थिर रहता है, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान, ताप के अंदर हम एक, क्योंकि हम एक ताप एक सीमा तक होती है, समझ में आ रहा है, लिमिट तक होती है। जैसे मान 40 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या किया, उसमें ताप दे दिया, तो ऊष्मा का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, यानी क्योंकि क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, बहुत दूर दूर है, ये गैस क्या है, फैले हुए हैं, ये गैस क्या है, फैले हुए हैं। आई बात समझ में, ये गैस क्या है, एक दूसरे से दूरी, डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे दूरी क्या एकदम पास पास है, यानी इसमें टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा और इसमें टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो जरूरी बात है
अगर एक छोटी सी वस्तु यानी एक छोटा सा मान लीजिए एक टुकड़ा ले लिए, उसको हम गर्म करेंगे, उसमें क्या लगेगा, टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, समझ में आ रहा है, ताप ताप के कितना अधिक देना पड़ेगा, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, अधिक देना पड़ेगा। आई बात समझ में। सपोज ये 40 है तो मान लें इसको क्या 60 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान क्या हो रहा है इसमें ज़्यादा देना है, तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आई बात समझ में। जब तापमान बढ़ेगा तो इसका इस पर क्या होगा, प्रेशर भी ज़्यादा होगा, समझ में आ रहा है। ये जो प्रेशर ऊपर से जो पड़ेगा, ये प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ क्या होता है, प्रेशर में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब प्रेशर में वृद्धि हो जाएगी तो हम जनरली सी बात हम क्या कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और डेंसिटी आगे आगे आप लोगों को इसके बारे में चर्चा करूंगा। आइए सुनिए, तो इसके क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, आइए समझिए। अब ये पृथ्वी की जो भी मैंने चर्चा की, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में मैंने चर्चा किया, तो कैसे कैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, जो भी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों के सामने चर्चा किया, ये सब क्या है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आगे मैं आप लोग को ज्वालामुखी के बारे में मैं आगे पढ़ाऊँगा, उसके बाद परिवेदन, उसके बाद से मैं गर्त उड़ते के बारे में, मरियाना ट्रेंच के बारे में आप लोगों को चर्चा कर दूंगा। आई बात समझिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्यों के बारे में, जैसे तापमान संबंधी साक्ष्य, दाब संबंधी साक्ष्य, ये सब एक टेलर था, अब आगे जो भी आएगा वो अच्छी तरीके से आएगा। आई बात समझ में। तो मैं इस क्लास को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।